प्रेस फ्रीडम पर सवाल उठाकर यूरोप ने क्या भारत पर अपना रुख बदला है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब नॉर्वे की यात्रा पर थे, उसकी खूब चर्चाएं भी हुई। एक पत्रकार ने सवाल पूछा लेकिन मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, वहां से निकल गए। उसको लेकर भी खूब चर्चाएं हुई, बवाल हुआ। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। एशिया में ये आप देखिए चाइना है, रूस है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, ये आपको ईरान देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए फिनलैंड है, स्वीडन है, ये नॉर्वे आपको देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को यूएसए देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल में संपन्न हुई 5 देशों की यात्रा ने घरेलू सोशल मीडिया में काफी चर्चा बटोरी है। यूरोप की यात्रा के दौरान नीदरलैंड्स व नॉर्वे में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा उठा और जिसमें मेहमान भारतीय पीएम की टीम को असहज स्थिति में डाला और इससे देश में प्रेस फ्रीडम पर बहस छिड़ गई। लेकिन 2 रोज बाद ही घरेलू सोशल मीडिया ने उस ट्रॉफी की चर्चा पकड़ ली जो पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को गिफ्ट की थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन हालिया यात्राओं के मकसद और हासिल की परतें सोशल मीडिया के हर दिन बदलते ट्रेंड से कहीं अधिक स्थायी और गहरी हैं। मध्य पूर्व में जारी संकट के बीच भी भारत ने यूएई में से रक्षा समझौता किया। उस देश नीदरलैंड्स ने भारत को अपना रणनीतिक साझेदार घोषित किया और जहां सबसे पहले भारत में प्रेस की स्थिति और मानवाधिकार का मुद्दा छिड़ा था। मुक्त व्यापार समझौते के बीच यूरोपीय दौरों की अहमियत। हाल में भारत का यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ। ऐसे में 4 यूरोपीय देशों नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा की टाइमिंग को कैसे देखा जाए, सामरिक स्तर पर इसकी क्या अहमियत है। पत्रकार रणवीर नायर कहते हैं कि भारत के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते को लेकर कोई भी यूरोपीय संघ का सदस्य देश खुद से फैसला नहीं ले सकता, यह सिर्फ यूरोपीय संघ को देखना है। ऐसे में इससे खास फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि वे कहते हैं कि मध्य पूर्व में तनाव के बीच भारत के लिए ऊर्जा वृद्धिकरण जरूरी है। ऐसे में यूरोप में पीएम मोदी की यात्रा की टाइमिंग को वे कुछ हद तक अहम मानते हैं। वे कहते हैं कि यूरोपीय देशों की यात्रा व्यापार नहीं बल्कि सामरिक स्तर पर अहम है, क्योंकि ये भारत के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल के सप्लायर हैं। और वे नीदरलैंड्स का उदाहरण देते हैं। टाटा के साथ यहाँ की ASML कंपनी का समझौता हुआ है, वह भारत को EI क्षेत्र में बढ़ने में मददगार होगा। अगर ठीक से यह लागू हुआ तो भारत विश्वस्तरीय चिप बना पाएगा। EI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। वे कहते हैं कि इटली और स्वीडन रक्षा से जुड़े सप्लायर हैं जो भारत को जहाज से लेकर तोप तक में मददगार हो सकते हैं। पत्रकार स्वाति राव पीएम मोदी की इटली यात्रा को रेखांकित करते हुए कहती हैं कि इटली के साथ हमारा व्यापार अच्छा है, लेकिन कुछ विवादों से हमारा रक्षा सहयोगी नहीं बन सका। अब इस तरह कुछ अहम कदम उठे हैं और इसकी एरोस्पेस व नेवल उपकरण निर्माता कंपनियां अब भारत में सक्रिय हो रही हैं। हाल ही में हेलीकॉप्टर पर MOU और डिफेंस रोडमैप साइन हुआ है। मध्य पूर्व में तनाव के बीच यूएई के समझौते की अहमियत। मध्य पूर्व में जारी संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा और रक्षा समझौता करके भारत ने क्या संकेत देने की कोशिश की है, इसके जवाब में विदेश मामलों की पत्रकार प्रोफेसर स्वाति राव का कहना है कि भारत के मध्य पूर्व में 2 प्रमुख हित हैं। पहला हित ऊर्जा से जुड़ा है, क्योंकि मध्य एशिया में हम ऊर्जा आयात के लिए सऊदी, कतर, इराक पर बहुत निर्भर हैं। दूसरा हित रक्षा से जुड़ा है, जिसमें इजराइल एक बड़ा रक्षा साझेदार बनकर उभरा है। स्वास्थ्य का मानना है कि भारत की इजराइल व यूएई के साथ साझेदारी मजबूत हुई है, क्योंकि भारत आप देखेंगे एक ऐसे समूह I2U2 का हिस्सा है जिसे पश्चिम एशिया क्वाड भी कहा जाता है। इन तीनों के अलावा इसमें अमेरिका भी शामिल है। दूसरी ओर भारत, इजराइल व यूएई इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी हिस्सा है। पीएम मोदी के दौरे पर कुछ हुए समझौते की अहमियत बताते हुए वे कहते हैं कि वहां भारत का कोई सक्रिय बेस नहीं है, हम वहां पर एक तरीके का आंशिक बेस सेटअप कर सकते हैं। ओमान पोर्ट पर हमारे पास पहले से बहुत पहुंच के अधिकार हैं। अगर इस तरह यूएई के पोर्ट में भी पहुंच मिले तो भारत के यूएई से रक्षा पर औद्योगिक सहयोग में तेजी आएगी। ये आप देखेंगे यूएई देखने को मिल जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है, इजराइल है। यहाँ आप देखेंगे तो आप लोगों को इटली देखने को मिल जाएगा, ये इटली है।
यूरोप ने प्रेस फ्रीडम का मुद्दा उठाकर भारत के प्रति रुख बदला। 16 मई को नीदरलैंड्स के एक अखबार की रिपोर्ट में डच पीएम के हवाले से लिखा गया कि वे भारत में प्रेस की आजादी के अलावा वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। यह रिपोर्ट डच और भारतीय पीएम की मुलाकात से ठीक पहले प्रकाशित हुई थी। दूसरी ओर 18 मई को पीएम मोदी और नॉर्वे के पीएम की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक पत्रकार हेला लेंग के सवाल पूछने की कोशिश की। इन दोनों घटनाओं को विदेशी मामलों के पत्रकार रणवीर नायर यूरोप के बदले रूप के रूप में देखते हैं। यहां यह भी ध्यान रखने योग्य है कि इन मुद्दों को भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सीवी जॉर्ज ने यह कहते हुए खारिज किया था कि भारत को लेकर इस तरह के सवाल ज्ञान की कमी की वजह से उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां हर धर्म और समुदाय सुरक्षित है। इस मामले में पत्रकार रणवीर सिंह का कहना है कि ये टिप्पणियां काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीते 12 साल से मैंने देखा कि यूरोपीय देश भारत के आंतरिक मामलों को नजरअंदाज करते आए हैं। यूरोप में भारत को सिर्फ एक नजर से देखा जाता रहा है कि वह इकोनॉमिक पावर हाउस, बहुत बड़ा बाजार और यूरोप के लिए उस हिसाब से बहुत अहम है। लेकिन लगता है कि अब यूरोप ने रुख बदला है और यह भारत विशेषकर पीएम मोदी के लिए झटका है। पत्रकार स्वास्थ्य राव कहते हैं कि प्रेस फ्रीडम वाले मुद्दे को सरकार को पर्सनल अटैक के तौर पर नहीं लेना चाहिए था। हमें समझना पड़ेगा कि यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है कि विदेशी नेता मीडिया के सामने आकर सवालों का जवाब देते हैं। वे समझाती हैं कि अब भी यूरोप में कई जगहों पर आदर्श लोकतंत्र की स्थिति है, इसलिए हमें अपने साझेदार की संस्कृति को भी समझना पड़ेगा, जैसा कि हम अपनी संस्कृति को लेकर अपेक्षा करते हैं। वे संकेत देती हैं कि ऐसे सवाल यूएई में उठने की संभावना यूरो के मुकाबले कम है। फ्रांस दौरे पर फिर ना उठ जाए यह मुद्दा। सवाल पूछने की स्वतंत्रता और मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत को यूरोप में घेरे जाने के बाद भविष्य के लिए पत्रकार रणवीर सिंह आगाह करते हैं। वह कहते हैं कि अब जबकि इन दो देशों में ये मुद्दे उठे तो संभव है कि आगे भी ऐसा होगा। आगामी जून में G7 समूह की मीटिंग के लिए पीएम मोदी फ्रांस जाएंगे। वहां भारत को शामिल होने के लिए न्योता मिला है। ऐसे में वहां भी अंदेशा है कि फ्रांसीसी प्रेस इसी पर सवाल पूछ सकती है और यह मेरे ख्याल से भारत के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी। इस बात पर फोकस हुआ है। हालांकि यह भी कहते हैं कि भारत को लेकर उठे मुद्दे कुछ हद तक जरूरी भी है, क्योंकि भारत में जो हो रहा है वह दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। नीदरलैंड्स का भारत को रणनीतिक साझेदार मानना अहम है। भारत को लेकर नीदरलैंड्स की मीडिया ने भले चिंताएं जताई हो, लेकिन इस देश ने भारत को अपना रणनीतिक साझेदार घोषित करके इसकी अहमियत को रेखांकित किया है। इस विरोधाभास को कैसे देखा जाना चाहिए? इसके जवाब में पत्रकार नायर कहते हैं कि मेरे ख्याल से वे भारत की वर्तमान सरकार व भारतीय लोगों को दो अलग एलिमेंट में बांटकर देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि वे अचानक ही भारत से सारे संबंध तोड़ दें और फिर भारत को आइसोलेशन में डाल दें। हाँ, ऐसा करके वे भारत सरकार को कम से कम यह एहसास दिला रहे हैं कि इस मुद्दे पर उनकी नजर है और वो इस पर बात करना चाहते हैं। प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 नॉर्वे और भारत के लिए अहम है। प्रेस की स्वतंत्रता के इंडेक्स में लंबे समय से नॉर्वे नंबर 1 पर बना हुआ है और यहीं पर पीएम मोदी के प्रेस से सवाल न लेने का मुद्दा मुखरता से उठा, जो विवाद में बदल गया और हम लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे से टॉप करते हैं। पत्रकार नायर बताते हैं कि भारत की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से नॉर्वे अहम देश है। यहाँ फॉसिल फ्यूल का बड़ा उत्पादक है और ग्रीन एनर्जी पर भी उसका अच्छा काम है। वहीं पत्रकार राव बताते हैं कि नॉर्वे में दुनिया का सबसे बड़ा 2.5 से लेकर 3 ट्रिलियन डॉलर का सरकारी निवेश फंड है। इसकी तुलना करें तो भारत की पूरी जीडीपी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की है। ऐसे में भारत नॉर्वे से निवेश चाहता है, इसलिए वहां का दौरा करके पीएम मोदी ने रिश्तों की बेहतरी का कदम बढ़ाया है। वह नॉर्वे की अहमियत को इस तरह भी बताती हैं कि वह एक गैर ईयू सदस्य देश है और जिस EFTA का हिस्सा है उसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है। नॉर्वे के ऑप्टर पोस्टन अखबार में पीएम मोदी को एक सपेरे के रूप में दर्शाने वाले एक विवादास्पद कार्टून को पत्रकार नायर यूरोप का औपनिवेशिक दृष्टिकोण नहीं मानते, बल्कि उनका कहना है कि मेरे हिसाब से यह एक संदेश है कि देश को एक नेता की किस तरह ले जा रहा है। और रूस से संबंधों का संतुलन, यूरोप से बढ़ती दोस्ती। भारत रूस के पारंपरिक संबंधों के बीच भारत और यूरोप के रिश्ते कितने मजबूत रह पाएंगे और जिस तरह से रूस के मुद्दे पर यूरोप की चिंता और भारत का अपने हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश दिखी, इस बैलेंस को यूरोप की नजर से कैसे देखा जाना चाहिए? इस पर पत्रकार रणवीर नायर का मानना है कि अभी यूरोप के लिए भारत से संबंधों को मजबूती देना बहुत जरूरी है।
यूरोप जानता है कि भारत और रूस के पारंपरिक संबंधों को वह या अमेरिका तोड़ नहीं पाएगा। उनकी राय है कि यूरोप को ऐसा बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें उनका भारत से रिश्ता मजबूत हो और भारत के अन्य देशों जैसे रूस से रिश्ते चलते रहें। हालांकि पत्रकार स्वाति राव का मानना है कि रूस के साथ ऐतिहासिक रिश्ते होने के बावजूद ऐसा नहीं कि भारत रूस रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया है। वह तर्क देती हैं कि एक जमाने में रूस के साथ रक्षा उपकरण बहुत ज्यादा खरीदे जाते थे, लेकिन सीपरी की रिपोर्ट बताती है कि अब इजराइल और फ्रांस इस मामले में बड़े साझेदार हैं। अब हम रूस से बहुत ज्यादा तेल का आयात करते हैं, जो मध्य पूर्व के तनाव के बीच हमारे लिए राहत बनकर उभरा है। वे मानती हैं कि रूस से जोड़कर भारत यूरोप के रिश्तों में सामरिक स्तर पर जरूरी पैंच पैदा हो सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों में दोनों बराबर हैं। पत्रकार राव कहती हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल या हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के स्तर पर यूरोप फिर अपने हाथ थोड़े और पीछे खींच सकता है। वह कह सकता है कि हम पूरी तकनीक नहीं देंगे क्योंकि आपका भारत रूस के साथ रक्षा स्तर पर भी अच्छा संबंध है। दूसरी ओर यूरोप में चीन के बढ़ते निवेश के बारे में पूछे जाने पर पत्रकार नायर का कहना है कि भारत को यूरोप एक अलग शक्ति के रूप में देखता है और भारत को चीन के साथ अपनी बराबरी नहीं करनी चाहिए, ना ही हम ऐसा कर सकते हैं। भारत पाक को अब एक ही तराजू में नहीं रखता यूरोप। पीएम मोदी की यूरोपीय यात्रा ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने के दौर में हुई है। भारत और पाकिस्तान को लेकर यूरोप के रवैये में क्या कोई बदलाव आया है? और पत्रकार रणवीर नायर कहते हैं कि पिछले साल के भारत पाक संघर्ष से तो यूरोप के दृष्टिकोण में कोई फर्क नहीं दिखा, और लेकिन यूरोप ने करीबन 5-6 साल से दोनों देशों को अलग अलग रखना शुरू कर दिया। यूरोप को एहसास हो गया कि भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने के लिए वह भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में नहीं तौल सकता। वे यह भी जोड़ते हैं कि दोनों की अपनी अलग अलग मजबूती कमजोरी है और इस हिसाब से उन्होंने काफी पहले भारत को एक विशेष दर्जा देना शुरू कर दिया था, और जिसमें ना वृद्धि हुई और ना ही कमी आई है। इस मामले में पत्रकार स्वाति राव इटली का उदाहरण देते हुए कहती हैं, भले भारत इटली की पीएम की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बनती हो, लेकिन यहाँ भी भारत एक रेड लाइन है। वह बताती हैं कि भारत ने इटली के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप साइन किया है, लेकिन इटली का पाकिस्तान के साथ समानांतर रक्षा संबंध है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।